आर्थिक विश्लेषण की विधि के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का अध्ययन के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर ध्यान देना होगा। वैसे तो समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच प्रकृतिवादियों व वणिकवादियों द्वारा भी मिल जाता है, परंतु व्यवस्थित रूप से आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक दृष्टि या समग्र दृष्टि या समष्टि के रूप में करने का प्रयत्न एडम स्मिथ तथा उनके साथी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया। इनके लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या परंपरागत अर्थशास्त्री या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के विकास को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार या क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल थ्योरीज या नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार, केन्स का सिद्धांत, मौद्रिक सिद्धांत जो मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया, विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत या रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी या न्यू क्लासिकल थ्योरी जो लुक्यास द्वारा दिया गया था, न्यू केनेशियन थ्योरी या नव केनेशियन विचारधारा। आइए सर्वप्रथम प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका संकलन अनेक लेखकों के विचारों को लेकर किया गया है, जैसे एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो तथा जे.बी. से। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारधारा के अंतर्गत मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, चक्राकार उतार चढ़ाव आदि ऐसे अनेक विषयों को सम्मिलित किया गया था जो वर्तमान समष्टि आर्थिक विश्लेषण में भी महत्वपूर्ण हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत से के बाजार नियम पर आधारित है। से के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्धारण स्वयं करती है, अर्थात उत्पादक जितना भी उत्पादन करेंगे वह सब ही बिक जाएगा। इसलिए उन्हें इस बात की कोई आशंका या चिंता नहीं होती थी कि उनका उत्पादन बिकेगा या नहीं। इसलिए इसमें महत्वपूर्ण मान्यता जो ली जाती थी वो थी पूर्ण रोजगार की मान्यता। इसलिए रोजगार के स्तर का निर्धारण प्रतिष्ठित विचारधारा में एक उपेक्षित विषय था। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार बेरोजगारी एक अल्पकालीन स्थिति होती है। इसे बाजार की शक्तियाँ स्वयं ही दूर करने में सफल हो सकती हैं और इसके लिए किसी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी प्रमुख विचारधारा है नव प्रतिष्ठित विचारधारा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में संशोधन करते हुए मार्शल के नेतृत्व में समष्टि अर्थशास्त्र में नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विशेष योगदान है, जिनमें शामिल हैं पीगू, रॉबर्टसन, नसाउ सीनियर, एजवर्थ आदि। नव प्रतिष्ठित विचारधारा का आधार भी जे.बी. से का बाजार नियम था तथा यह भी पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित था तथा इससे संबंधित उत्पादन व आय की अन्य मान्यताओं को भी लेकर चलता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का सुप्रसिद्ध नकद शेष समीकरण या कैम्ब्रिज समीकरण प्रतिपादित किया, परंतु ये अर्थशास्त्री मुद्रा के सिद्धांत को आय व उत्पादन के सिद्धांत से एकीकृत करने में असफल रहे थे। सर्वप्रथम केन्स ने मुद्रा की सट्टा मांग तथा ब्याज की दर के बीच संबंध की व्याख्या की। मुद्रा के सिद्धांत का आय, उत्पादन, रोजगार के सिद्धांत से एकीकरण किया। इसके लिए उन्होंने ब्याज की दर व निवेश फलन के बीच संबंध स्थापित किया। आइए अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव
केन्स की क्रांति के बारे में बात करते हैं। 1930 की महामंदी के इर्द गिर्द विश्व में करीब 10 साल तक चली हाई अनएम्प्लॉयमेंट या उच्च स्तर की बेरोजगारी, जिसका कोई उपाय प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं बता पाए, वह जे.एम. केन्स ने अपनी पुस्तक अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, जो 1936 में प्रकाशित हुई, में समष्टिगत विश्लेषण पर जोर देते हुए लिखी। इससे आर्थिक विचारों में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि यह केन्स की क्रांति या न्यू इकोनॉमिक्स कहलाई। केन्स ने अपने सिद्धांत में से के नियम का सीधा विरोध किया, जो पूर्ण रोजगार पर आधारित था, जिसके अनुसार स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी रह ही नहीं सकती। केन्स ने बताया कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय तथा रोजगार समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं, और यह भी बताया कि प्रभावपूर्ण समग्र मांग में कमी के कारण संतुलन में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पूर्ण रोजगार के स्तर से बहुत नीचे स्थापित हो सकते हैं। इससे एक ओर श्रम की अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, दूसरी ओर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का भी उत्पन्न होती है, या दूसरे शब्दों में पूंजी स्टॉक का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। महामंदी में कुछ देशों में 25% तक बेरोजगारी ने इस बात को सिद्ध कर दिया था। केन्स का समष्टिगत मॉडल दिखाता है कि किस प्रकार उपभोग फलन, विनियोग फलन, तरलता अधिमान फलन समग्र रूप में लेने पर एक दूसरे से इंटरैक्ट करके आय तथा रोजगार का स्तर निर्धारित करते हैं। जे.एम. केन्स द्वारा लिखित पुस्तक जनरल थ्योरी के सिद्धांतों पर आधारित सैद्धांतिक आर्थिक साहित्य केन्सवादी विचारधारा कहलाता है। इसके प्रमुख प्रणेता अर्थशास्त्रियों में हैं हैंसन, लर्नर, सैमुएल्सन, हैरिस, डिलार्ड आदि। केन्सवादी अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के नीचे के स्तर पर भी साम्य की स्थिति में हो सकती है। राजकीय आर्थिक नीति के अंतर्गत राजस्व नीति द्वारा राजकीय व्यय बढ़ाकर पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, तथा मांग पूर्ति का पूर्ण रोजगार के अभाव में उत्पन्न अंतर पाटा जा सकता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उपभोग फलन का विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करना है। इसके द्वारा उन्होंने आय विश्लेषण किया है। इसके अलावा ब्याज की दर का निर्धारण का सिद्धांत, राजस्व नीति के कार्यान्वयन में इसका महत्व, निवेश गुणक विश्लेषण, मुद्रा एवं कीमतों का सिद्धांत, नकदी अधिमान विश्लेषण आदि प्रमुख। 1940 के अंत तक अर्थशास्त्रियों ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। आर्थिक नीति के अंग के रूप में मौद्रिक नीति की पूर्ण उपेक्षा कर केवल राजकोषीय नीति को महत्वपूर्ण विचार माना जाने। मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा केन्सवादी विचारधारा की आलोचना की गई और नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो मौद्रिक सिद्धांत कहलाता है। यह नव परंपरावादी सिद्धांत भी कहलाता है या न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहलाता है, क्योंकि यह परंपरावादी सिद्धांत या प्रतिष्ठित या क्लासिकल थ्योरी की इस मान्यता पर आधारित है कि किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप या राजकोषीय नीति द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुनः मुद्रा के महत्व को प्रतिपादित किया। मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन द्वारा बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का सिद्धांत शिकागो विश्वविद्यालय के
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की चलन गति स्थिर रहती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन कुल मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण कुल मांग में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप अल्पकाल में उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है तथा दीर्घकाल में, जैसा कि प्रतिष्ठित या परंपरावादी सिद्धांत की मान्यता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति होने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इसलिए यह सिद्धांत राजकोषीय नीति के स्थान पर मौद्रिक नीति को अधिक महत्व देता है। 1956 में आए मिल्टन फ्रीडमैन के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के 4 वर्ष बाद एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया सन 1960 में। इसे विवेकशील प्रत्याशा सिद्धांत या रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहा जाता है। यह नया परंपरावादी सिद्धांत, न्यू क्लासिकल थ्योरी भी इसे कहा जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रारंभ प्रोफेसर मुथ द्वारा 1960 में प्रकाशित एक लेख रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट्स में हुआ। इस सिद्धांत का वास्तविक विकास प्रोफेसर ल्यूकास तथा सार्जेंट आदि ने किया था। इस सिद्धांत के लिए प्रोफेसर ल्यूकास को 1995 में अर्थशास्त्र संबंधी नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार विवेकशील प्रत्याशाएं भविष्य से संबंधित वे अनुमान हैं जिन्हें लोग भूतकालीन तथा वर्तमान में उपलब्ध समस्त सूचनाओं के आधार पर निर्धारित करते हैं। प्रोफेसर ल्यूकास के अनुसार विवेकशील प्रत्याशाएं सिद्धांत व्यवहार का वह सिद्धांत है जिसकी यह मान्यता है कि लोग भविष्य का अनुमान लगाते समय भूतकालीन तथा वर्तमान में उपलब्ध सभी उपयोगी सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नीति के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया नीति के ऐच्छिक प्रभावों को निष्क्रिय कर सकती है। विवेकशील प्रत्याशाओं के आधार पर लोग सरकारी नीतियों में किए जाने वाले परिवर्तनों के प्रभावों का सही अनुमान लगा लेते हैं तथा इस प्रकार के उपाय अपना लेते हैं जिनके कारण ये नीतियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इस प्रकार सरकार की मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का कुल मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने पाता, परंतु जो घटनाएं या नीतियां अप्रत्याशित होती हैं उनका अल्पकाल में प्रभाव पड़ सकता है। उनके प्रभाव को भी दीर्घकाल में निष्क्रिय किया जा सकता है। विवेकशील प्रत्याशाओं के सिद्धांत के प्रतिपादन का मुख्य कारण यह था कि 1970 के पश्चात संसार के विकसित देशों में स्टैग्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति में एक ओर कीमतें बढ़ जाती हैं अर्थात इन्फ्लेशन होता है तथा दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ती है। जबकि केन्स के द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र से प्रभावित केन्सवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब कीमतें बढ़ती हैं तो बेरोजगारी कम हो जाती है, परंतु वास्तव में मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने राजकोषीय नीति के उपायों जैसे करों में कमी तथा सरकारी व्यय में वृद्धि तथा मौद्रिक नीति के उपायों जैसे ब्याज की दर में वृद्धि तथा साख का संकुचन दोनों के उपायों को लागू किया था, परंतु इसके बावजूद मुद्रास्फीति भी बढ़ती गई तथा बेरोजगारी भी बढ़ती गई। इसका अभिप्राय यह हुआ कि केन्स की राजकोषीय नीति तथा फ्रीडमैन की मौद्रिक नीति दोनों ही अप्रभावपूर्ण सिद्ध हुई। प्रोफेसर ल्यूकास के अनुसार राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों का लागू नहीं होना विवेकशील प्रत्याशाओं के कारण था। समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के प्रवाह में सबसे अंत में हम नव कीनेसियन विचारधारा का अध्ययन करते हैं। यह आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे अधिक प्रभावशाली विचारधारा मानी गई है।
इस विचारधारा में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने केन्स की परंपरा को आगे बढ़ाया है और 1980 के दशक में इनका योगदान बढ़ा है। इस समूह के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं एकरलोफ, येलन, रोमर, ब्लेंचर्ड, मनकिव, बर्नांकी आदि। इस विचारधारा के अंदर 2 प्रकार से मुद्रास्फीति के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। पहला मांगकर्षण सिद्धांत या डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिद्धांत, जो समग्र मांग वक्र के हटने के कारण बनता है, तथा दूसरा लागत दबाव अथवा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो समग्र पूर्ति वक्र के हटने के कारण बनता है, और यह सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहलाता है या आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र भी कहलाता है। हमने मुद्रास्फीतिजन्य मंदी या स्टैगफ्लेशन की बात की। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण मुद्रास्फीतिजनित मंदी या स्टैगफ्लेशन होता है, उदाहरण के लिए तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण जो मंदी होती है, तो वह फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ से ठीक नहीं की जा सकती, अर्थात राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ इसमें प्रभावी नहीं हो पाती हैं। सिद्धांतों के इस सेट के तहत स्टैगफ्लेशन का समाधान सामग्री की आपूर्ति को फिर से बहाल किया जाना है। तेल का ही उदाहरण ले हम, जैसे 1970 के उत्तरार्ध में और 1980 के दशक के पूर्वार्ध में तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण तेल की कमी हो गई और अधिक ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर और वैश्विक तेल के उत्पादन को बढ़ाकर इसकी पूरी करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से जो स्थिति थी स्टैगफ्लेशन की, उसमें काफ़ी राहत मिली थी, परंतु अधिकांश अर्थशास्त्री अल्पकालीन स्टैगफ्लेशन के लिए तो पूर्ति की में प्रतिकूल परिवर्तनों को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस उपाय को अपनाने के लिए अनुशंसा करते हैं। इसे दीर्घकालीन स्टैगफ्लेशन के लिए व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि दीर्घकालीन मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन के लिए वे सरकार की अनुचित नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं, जैसे उत्पादन बाजार व श्रम बाजार का अत्यधिक नियमन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का विकास निरंतर चलता जा रहा है और ये एक सतत प्रक्रिया है जो इसके महत्व की ओर इंगित करती है। धन्यवाद।